Hello students, so today we will start our new unit 2nd kinematics and NCERT chapter 3rd motion in a straight line। अभी तक हमने NCERT के 2 चैप्टर कर लिए हैं, फिजिकल वर्ड एंड सेकेंड वन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और अगर हम यूनिट के हिसाब से देखें तो यूनिट फर्स्ट फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर यूनिट में एनसीईआरटी के 2 चैप्टर थे। सो 2 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ आवर चैप्टर 3rd विल स्टार्ट। चैप्टर 3rd क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जो चैप्टर 3rd या चैप्टर 4 है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के अंदर आता है, जो कि आपने स्टार्टिंग यूनिट में पढ़ा था, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड्स। जिस स्पीड को हम अपनी आँखों से डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का जो कि लो स्पीड में हो, लो स्पीड का कैसे पता लगेगा कि जब वो बॉडी मोशन कर रही हो तो उसे हम देख सकें। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मोशन को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? उसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स कहीं पे भी नाम सुनने में आगे तो इट मीन्स स्टडी ऑफ मोशन। बट अब जब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक होता है। एक है काइनेमेटिक्स, एक डायनेमिक्स। इसके अलावा एक और होती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? रेस्ट बॉडी या रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली मोशन के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 2 चीज़ों में यहाँ पे 2 अलग अलग ब्रांचेस में क्लासीफाई होते हैं, काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं और इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन किस टाइप का मोशन? ऐसा मोशन जिसमें हम उस मोशन के कॉज को नहीं पढ़ते हैं। कॉज को नहीं पढ़ते हैं, इट मीन्स हम वहाँ पे मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, सब के बारे में पढ़ेंगे, बट हम वहाँ पे फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। कॉज मतलब फोर्स, क्योंकि वहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है वो किसी न किसी फोर्स की वजह से हो गई होगा। तो वहाँ पे जब हम फोर्स के बारे में, इट मीन्स कहीं पे भी अगर फिज़िक्स में आपके पास मोशन की स्टडी हो रही है लेकिन उसमें फोर्स का जिक्र नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो किसके अंदर आएगा? काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। बस आपको याद रखना है, फोर्स का जिक्र जिसमें नहीं होगा तो इट मीन्स वो कौन सा वहाँ पे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होगा? काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है? हम यहाँ पे मोशन तो करते हैं स्टडी किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन हम वहाँ पे कॉज ऑफ मोशन भी लेते हैं। कॉज ऑफ मोशन में क्या होता है? एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें तो आती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स भी आ जाता है। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट लॉज ऑफ न्यूटन्स पढ़े होंगे, 3 लॉज ऑफ न्यूटन पढ़े होंगे। लॉज जो कि था F=ma, इसमें बहुत सारी इसमें इक्वेशन आई थी, F=del P/del T, ऐसे करके आपने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी फोर्स से रिलेटेड। तो वो सारा का सारा किसके अंदर हम स्टडी करते हैं? डायनामिक्स के अंदर। और जिसमें फोर्स नहीं आ रहा वो है काइनेमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर 3rd है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो जरा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ है? ये है एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि क्या डिफ़ाइन करता है? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, या तो 1 डायमेंशनल, या तो 2 डायमेंशन, या तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि एक्सिस के बारे में। जैसे अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, ठीक है, और एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें जिसमें हम एब्सीसा कहते हैं, तो अगर वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख रखा है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिख रखा है 2,0, तो इट मीन्स कि वो बॉडी कहाँ पे लाई कर रही है? एक्स एक्सिस में लाई कर रही है। अगर मैंने वहाँ पे 0,2 लिखा है तो इट मीन्स वो बॉडी कहाँ पे लाई कर रही है? वो पर्टिकुलर पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो भी हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम
लिखते हैं इस तरीके से 2,0, 0,2, या कहीं पे भी समझ लीजिए पार्टिकल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 डायमेंशनल प्लेन बना रखा है। इसमें हम 3D फॉर्म में लेते हैं, इसमें हम एक्स वाई और साथ ही साथ एक और लेते हैं जेड एक्सिस भी, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से जो भी चीज़ देखते हो 3D फॉर्म में ही देखते हैं। आपने अपने जो रूम, अगर आप अपने रूम की वॉल्स देखेंगे, उसमें भी अगर आप उसका कोई एक एज पकड़ ले तो आपको भी दिख रहा होगा कि वहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजिशन किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में देते हैं, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, 3 टाइप के हैं, 1 डायमेंशनल भी है, 2 डायमेंशनल भी है और 3 डायमेंशनल भी है। इट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे किसी एक पार्टिकल की पोजीशन एक ही एक्सिस के थ्रू दिखा रहे हैं तो 1 डायमेंशनल, 2 एक्सिस के बीचों बीच दिखा रहे हैं, 2 एक्सिस की हेल्प लेके दिखा रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे 2 डायमेंशनल, और 3 एक्सिस की हेल्प के थ्रू, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प के थ्रू दिखा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 3D फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की, तो अब इसी से ही रिलेटेड आता है टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल की, कि उस पार्टिकल की पोजीशन को जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बताया जाएगा वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इट मीन्स उसका जो मोशन होगा वो भी तो 3 टाइप्स के ही होंगे, 1 डायमेंशनल मोशन भी होगा, 2 डायमेंशनल मोशन भी होगा और 3 डायमेंशनल मोशन भी होगा। तो 3 टाइप के मोशन होते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, वो मोशन ऑब्जेक्ट का जो कि एक ही पर्टिकुलर लाइन में हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ स्ट्रेट लाइन मोशन, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, 1 डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज 1 डायमेंशनल इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल दिया था 2,0 या 3,0, इसमें हम कितने एक्सिस के को यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को या उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, सिर्फ एक को, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे उसका पर्टिकुलर कैसा मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो एग्जांपल क्या बताया मैंने कि अगर कोई बॉडी कैसे चल रही हो, स्ट्रेट मोशन कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, तो वो किसके अंदर आता है, 1 डायमेंशनल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। अगर कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक में मोशन कर रही हो तो वो कैसा मोशन कहलाया जाएगा, 1 डायमेंशन। इट मीन्स वो एक्स एक्सिस पे चल रही है तो एक्स एक्सिस पे ही मोशन करेगी, ठीक है। एक और चीज़, जैसे कि जब एप्पल किसी पेड़ से कोई एप्पल गिरा, ठीक है, तो वो भी कैसा मोशन करेगा, अंडर ग्रेविटी की फॉर्म में ही गिरता है वो नीचे। तो जब वो मोशन करता है वो एक ही लाइन में मोशन करता है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी या तो एक्स एक्सिस पे चल रही है या वाई एक्सिस पे या तो सिर्फ जेड एक्सिस पे, तो इट मीन्स वो कैसा मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या हुआ कि अगर वो बॉडी कैसे मूव कर रही हो, 2 एक्सिस के बीचों बीच मूव कर रही हो। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन की, एक्स एक्सिस है, वाई है, ठीक है, यहाँ कहीं पे मूव कर रही हो, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा अपने फ्लोर पे कोई चींटी चल रही है, फ्लोर पे अगर कोई चींटी चल रही है तो इट मीन्स वो कैसा मोशन कर रही है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे आप कैरम खेलते हैं तो कैरम में जितनी भी वहाँ पे वो डॉट्स होते हैं, जैसे भी उनका मोशन होता है वो भी कैरम के प्लेन के ही अंदर होता है, बोर्ड के अंदर होता है, तो वो कैसा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल है टेबल में जैसे हम बिलियर्ड बॉल के थ्रू वहाँ पे क्या करते हैं, खेलते हैं, तो बिलियर्ड बॉल का जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। साथ ही साथ जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है वो भी कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा एयर में भी लाई करना होता है। तो जैसे हम बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन जब फ्लाई करता है स्काई में तो वो कैसा मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है। अगर हम फ़ैन को ऑन करते हैं, फ़ैन की जो भी हमारे पास ब्लेड हैं वो कैसे सिर्फ हम ब्लेड्स को देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रोटेट कर रही है, तो
वो जो फ़ैन जहाँ पे अगर समझ लीजिए वो फ़ैन की जो ब्लेड्स हैं वो मोशन कर रही है, वो कैसा टाइप का मोशन करेगी, 3 डायमेंशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो ये कुछ, और साथ ही साथ एक और इसका एग्जांपल है फ्लाइंग बर्ड का। बर्ड जो भी फ्लाई करती है स्काई में वो भी किस टाइप का मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर पोजीशन को हम किस में दिखा सकते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के थ्रू हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसकी पोजीशन को। ठीक है, तो इस तरीके की जो मोशन होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, 3 टाइप के मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर समझ लीजिए वहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है उसकी जो पोजीशन दे रखी है इस तरीके से दे रखी है, मैं सिंपल यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों तरीके से लिख के दिखा रही हूँ, 2,0,0, इसका क्या है हमारे पास 2,1,0, 3,1,2। ये आपको पता है, पहला जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड 1 वाई एक्सिस को और थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे जेड एक्सिस को। तो आपको दिख रहा होगा वाई जेड यहाँ पे 0 0 है, एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ है तो क्या होगा 1 डायमेंशनल। यहाँ पे 2 एक्सिस में कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू है, एक एक्सिस 0 है, तो इट मीन्स कैसा डायमेंशनल मोशन होगा, ये 2 डायमेंशनल होगा। 3D में क्या है, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों वहाँ पे क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। तो उस टाइप में जो भी वहाँ पे हम पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करेंगे वो 3 डायमेंशनली डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस आती हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। देख लीजिए, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। अब जैसे समझ लीजिए हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है अभी, वो है ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी। जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी की तरफ इस तरीके से गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ए से बी की तरफ जाने के लिए कितना इसने यहाँ पे एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है, तो वो यही होगा। ठीक है, जो इसने कर्व फॉर्म में यहाँ पे क्या करा है, ट्रैवल किया है। अगर ये पर्टिकुलर बॉडी इस तरीके से पाथ ट्रैवल करके जाती तो तब हम यहाँ पे तभी भी इसका पाथ ऐसे ही लिया रहता है। तो जितना इसने यहाँ पे टोटल पाथ या टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ ट्रैवल करी होगी उसको प्लस करते हुए ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ट्रैवल उसका निकल के आ जाता। तो डिस्टेंस क्या हुआ, कोई बॉडी जो भी एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये एरो इसलिए ड्रॉ कर रखा है कि उसने कहाँ से कहाँ की तरफ गया वो बॉडी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल बाय दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो भी शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आपसे एक बात पूछी जाएगी कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस फिगर से आपको दिख रहा होगा जो मैंने ऊपर ड्रॉ कर रखा है कि ए से बी तक अगर वो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाती तो इट मीन्स वहाँ पे वही डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, अब बात आती है क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नो। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नो। तो ये बताइए, जो डिस्टेंस निकल के आ रही हैं वो डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन क्या निकल के आएंगी, ज़्यादा निकल के आएंगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन मैं बना देती हूँ, वो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कभी भी किसी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा। तो डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है यहाँ पे इन दोनों की ऐसा यूनिट, ये भी मीटर है ये भी मीटर है। आपको क्वांटिटीज़ पता है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन देखते हैं कि कहाँ से कहाँ की तरफ यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो किस केस में होगा, जब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। मतलब जैसे वो बॉडी ए से बी की तरफ गई, फिर बी से वापस से ए की तरफ आ गई,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात आती है इसमें मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो भी हमने मोशन पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की, ये क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. If a body covers equal distance in equal interval of time, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल है, ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है, A, B, C, D, E। यहाँ पे जो पर्टिकुलर व्हीकल है वो A से B की तरफ 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके गया। B, ये सभी की डिस्टेंस यहाँ पे क्या ले रखी है मैंने, सेम ले रखी है, ठीक है, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर के डिस्टेंस में है, ये भी 10 मीटर के डिस्टेंस में है। अब जो व्हीकल है अगर वो A to B, मतलब A to B 10 मीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो यहाँ पे समझ लीजिए इसने 1 सेकेंड में ट्रैवल किया। B से C जाने के लिए भी उसने 1 सेकेंड ही यूज़ किया, और C से D जाने में 1 सेकेंड ही यूज़ किया है, और नेक्स्ट 10 मीटर कवर करने के लिए भी 10 सेकेंड ही यूज़ किया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इट मीन्स ये कैसे टाइप का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी क्या करेगी, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी के हिसाब से देख के चल लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, A, B, C, D, E। ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है मीटर, 10 मीटर 10 मीटर। A से B तक जाने के लिए उसको चलो 1 सेकेंड लगा, ठीक है, लेकिन B से C तक जाने के लिए बीच में ट्रैफिक मिल गया तो देरी हो गई, तो इट मीन्स उसने कितना टाइम लगा दिया, वहाँ पे 3 सेकेंड लगा दिया। C to D जाने के लिए यहाँ पे उसको और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, तो उसने कितना टाइम लगा दिया, 5 सेकेंड्स लगा दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे D to E जाने के लिए यहाँ पे बीच में वो रुका, उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया और थोड़ा आराम कर लिया, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन उसने टाइम कैसा यूज़ किया है, यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूज़ किया है। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि ट्रैफिक रोड में जिस तरीके से यहाँ पे जो व्हीकल होता है मूव करता है, वो कैसा मोशन दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आपको पता है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही व्हीकल ट्रैवल करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ही कवर करे। ठीक है, क्योंकि बीच में रास्ते में हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, कभी गड्ढा आ गया या कभी ट्रैफिक मिल गया, तो उस वजह से वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए और साथ ही साथ यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब क्या है कि टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर बाय दैट बॉडी विल बी ज़ीरो, क्योंकि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें टाइम तो बढ़ता हुआ दिखाना है, लेकिन एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय दैट बॉडी विल बी ज़ीरो। तो ऐसा होगा, देख लीजिए इस वाले ग्राफ में क्या दिख रहा है, टाइम बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है, ये एक्चुअली स्लोप होता है। ठीक है, जो भी एंगल वगैरह बनता है एक्स एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्लोप। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, ये बिल्कुल टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट बनी हुई दिखाई है। तो इट मीन्स ये कैसा ग्राफ होगा, स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ होगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू के साथ साथ जो टाइम के साथ साथ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में। तो इट मीन्स ये कैसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और इस केस में आपको याद रखना है जो भी स्लोप होगा, स्लोप अभी क्या बताया, एंगल, एंगल किसके बीच में, जो भी हमने ग्राफ बनाया है और जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जितना भी यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस वाले पॉइंट पे
तो यहाँ पे एंगल थीटा है। अगर ऐसी मैं इस वाले के लिए भी देखूँ, यहाँ पे भी एंगल थीटा रहेगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा रहेगा। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्लोप बिल्कुल क्या जा रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है, तो इट मीन्स कांस्टेंट ही तो था इससे पहले जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि 10 मीटर इन 1 सेकेंड। सेकेंड वाले केस में भी 10 मीटर इन 1 सेकेंड कवर कर रहा था, 10 मीटर इन 1 सेकेंड कवर कर रहा था वो व्हीकल। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो भी यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर मोशन होगा बॉडी का, या डिस्टेंस कवर बाय दैट बॉडी होगी, वो टाइम के साथ साथ इक्वली यहाँ पे क्या करती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी या ट्रैवल करते रहेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या बताया था, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म में होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिंग मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वही बात बताई थी अभी कि वहाँ पे टाइम वेरी करेगा हर एक केस में, तो इट मीन्स मोशन भी वहाँ पे क्या कर रहा है, उसका वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से। तो इसका जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म में बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप हर एक केस में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तो थीटा है, लेकिन अगर इस केस में देखें तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए किस टाइप से वेरी कर रही है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे और ज़्यादा। तो ये जो इस टाइप का कर्व वाला ग्राफ होता है, तो वो बताता है हमारा वेरिंग मोशन को या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ रखी है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट बॉडी पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पीड कहते हैं। स्पीड हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और इसका SI यूनिट अगर हम देखें तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। अब स्पीड के ही अंदर कुछ और भी यहाँ पे स्पीड्स देखी जाती हैं, वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी A से B तक गई, वैसे इसके जो फॉर्मूले वो तो बहुत बनते हैं। ठीक है, तो A से B तक अगर कोई बॉडी गई, समझ लीजिए आप अपनी कार लेके A से B तक गए हैं, ऋषिकेश से कहाँ की तरफ गए हैं, हरिद्वार की तरफ गए हैं। तो ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जाते टाइम अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहे थे कार, तो क्या पूरे रास्ते भर उतनी स्पीड रखेंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत बार अपनी स्पीड चेंज करेंगे, कभी 60 करेंगे, अगर खाली रोड दिखेगी तो आप 100 कर देंगे, अगर ट्रैफिक दिख जाएगा तो 40 कर देंगे। ऐसे ऐसे करते हुए आप बहुत सारी स्पीड चेंज करते हुए A से B की तरफ जाएंगे। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए, आप देखिए डिस्टेंस तो यहाँ पे फिक्स है ना, और साथ साथ हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि A से B तक जाने के लिए आपने कितना टाइम लिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल जो यहाँ पे मीन स्पीड, अगर हम वहाँ पे स्पीड डिफरेंट दे रखी है और हमें एक पर्टिकुलर स्पीड आपको असाइन करनी कि आपने इतनी स्पीड में कार चलाई है, तो उस केस में हम वहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले यूज़ करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब जो भी आपने स्पीड वहाँ पे टोटल निकाली होगी उनका एवरेज निकालना है, वही होगी वहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हुआ यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस, टोटल यहाँ पे VAV से इसे इंडिकेट कराते हैं, टोटल AV मतलब एवरेज। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय दैट बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब आपसे एक चीज़ यहाँ पे पूछ ली जाएगी कि जैसे न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो एक फॉर्मूला तो आपको ये पता चल गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए गया, ठीक है, डिस्टेंस अगर वहाँ पे क्या है, सेम है, जैसे A से B तक जाने में उसने X डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर B से A तक आने में भी ऑब्वियसली X डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। और उस केस में हमें क्या बोल रखा है कि जब वो गया था, ठीक है, जब वो A to B पे गया था तो उसने अपनी स्पीड कितनी रखी थी, V1 रखी थी। वापस आते टाइम रिटर्निंग जो उसकी स्पीड थी वो थी V2। तो तब आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये है, यहाँ पे लिख देते हैं, VAV इज इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर किसी न्यूमेरिकल में इस टाइप की कंडीशन दे दी जाए कि
रिटर्निंग डिस्टेंस और ट्रैवलिंग डिस्टेंस सेम दे रखी हो और दो अलग अलग स्पीड दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं और हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो इसी से डिड्यूस हुआ है, तो डिडक्शन आपके कोर्स में नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, तभी आपको कोई आपसे कोई न्यूमेरिकल हो पाएगा। नेक्स्ट एक और है, अब आपको यहाँ पे पता है, समझ लीजिए कोई बॉडी A to B गई। ठीक है, A to B मैंने कोई भी यहाँ पे क्या ले रखे, दो अलग अलग पॉइंट ले रखे A और B। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल है उसने दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट स्पीड ट्रैवल करी है। मतलब मान के चल लो कि 10 सेकेंड्स मान लेते हैं। ठीक है, ये C पॉइंट भी बना देते हैं, 10 सेकेंड्स A to C और यहाँ पे भी 10 सेकेंड्स है C to B। कोई बॉडी है, उसने A to C जाते टाइम एक स्पीड रखी है V1 और कितने टाइम पे पहुँचा वो A to C 10 सेकेंड में। फिर C to B तक पहुंचने के लिए भी उसने 10 सेकेंड ही लगाए, लेकिन उसकी स्पीड उस टाइम पे क्या थी, वहाँ पे V2 थी। डिफरेंट स्पीड में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कहाँ से कहाँ की तरफ पहुँचा, A से B तक पहुँचा। तो उस केस में फिर आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, एवरेज का। अब एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही, देखिए दो अलग अलग स्पीड रखी है इसने, एक V1 पूरे पाथ में V1 और एक V2 रखी है क्या, स्पीड। अब इसका अगर मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है V1 प्लस V2 दोनों को ऐड करा दो और अपॉन जितनी भी यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, तो कितनी है 2 है, तो अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास इसका थर्ड फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले हैं और कंडीशन के हिसाब से हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे जब हम पढ़ ही चुके हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड के बारे में, तो एक यहाँ पे एक और चीज़ आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि जब कोई बॉडी A से B की तरफ जाती है तो वो अपनी स्पीड चेंज करती है टाइम के हिसाब से। तो अगर मैंने पूछ लिया, ये बताइए कि जब आप समझ लीजिए ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, आप बीच में रायवाला जब पड़ा, तो रायवाला वाले टाइम पे आपकी स्पीड कितनी थी, तो मैंने एक इंस्टेंट दे दिया ना, एक मैंने आपको क्या दे दिया, टाइम दे दिया कि उस टाइम पे जब आप रायवाला पे थे तो उस टाइम पे आपकी कितनी स्पीड थी। तो ऐसी स्पीड को जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम के को लेके हम बोलते हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को लेके बोलते हैं कि वो उस टाइम पे कितनी स्पीड रही होगी, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक यहाँ पे और स्पीड आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहती है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड रही होगी या कितनी स्पीड है, तो वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे यहाँ पे था डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, तो इसको मैं यहाँ पे डेल्टा की फॉर्म में लिखती हूँ, ऑलवेज डेल्टा की फॉर्म में। डेल्टा की फॉर्म में क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डिस्टेंस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, टाइम भी चेंज होता रहता है। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाती है, मतलब उस टाइम पे टाइम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। जब भी टाइम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है तो आप डायरेक्ट याद रखना, ये जो डेल्टा है वहाँ पे क्या बन जाता है, स्मॉल d बन जाता है। और यही जो d बाई डी टी, जैसे आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था ना, d बाई डी टी, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। और किसका डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस का यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। ठीक है, वैसे मोस्टली बुक में यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को x से इंडिकेट करा रखा है, तो इसको भी आप x से ही इंडिकेट कराएं, ज़्यादा बेटर वही है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें ना, तो मोशन या तो डिस्टेंस या तो x एक्सिस के टूवर्ड्स होगा या y एक्सिस के या z एक्सिस के, तो इसलिए वन डायमेंशन की बात करें तो x एक्सिस लिखी हूँ मैं। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्म लिखे तो v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, ये आपको याद रखना है, जिसमें x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, और यहाँ पे हम किसका डिफ्रेंशिएशन करें, x का डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ एक और इसका फ्रेंड होता है स्पीड का, आपको पता है वो कौन है, वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है पता ही है आपको, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है।
और वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो भी अभी तक मैंने जितने भी यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूले लिखे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे स्पीड है वहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा, और जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था अभी, क्या रिलेशन अभी पढ़ा था ना हमने, कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो सेम टू सेम सिमिलरली जो स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले से तो स्पीड बना है, स्पीड जो है वो भी ग्रेटर या इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के। ठीक है, इस तरीके से।